साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मैं कामना करता हूं और भूपेंद्र सर ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसा कि आप जानते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और आप लोगों की शानदार तैयारी है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों की कैसी तैयारी है। तो साथियों, आप लोगों को लेकर आने हैं 74 मार्क्स में से 74 मार्क्स आपके हिंदी सब्जेक्ट में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्स आज देंगे, आज हम टेस्ट लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज आप लोग टेस्ट में कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं प्यारे साथियों, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। क्या है पहला प्रश्न, आइए एक बार देख लीजिएगा और बताइएगा कि आपको पहला प्रश्न कैसा लगेगा। चलिए, तो पहला ही प्रश्न बच्चे हम लोग लेके चलते हैं और पहला प्रश्न आपका ये रहा। लिखा है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य इनमें से कौन सा है। क्रिया विशेषण आप सभी लोग जानते हैं बच्चे, जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये अव्यय की तरह होते हैं। जैसे सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, तो हो रही है क्या है, क्रिया है, और लगातार क्या है, क्रिया विशेषण है। तो यानी इसमें तो है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। सुनो क्या है बच्चे, इसमें क्रिया विशेष क्रिया है और ध्यानपूर्वक सुनना क्रिया विशेषण है। वे अचानक चले गए, तो चले जाना क्रिया है और अचानक क्या है, क्रिया विशेषण है। यानी ये तीनों के तीनों है ना, ये तीनों के तीनों में ही क्रिया विशेषण है, लेकिन ऑप्शन डी में क्रिया विशेषण नहीं है। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात शब्द का मतलब होता है कि ऐसे अव्यय जो वाक्य में बल भरने का काम करते हैं उनको निपात कहते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं साथियों, है ना। इनको क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। वह कल ही चला जाएगा, तो यहाँ ही। वह तो आज जाएगा, यहाँ तो। मैं भी उसके साथ जाऊंगा, यहाँ भी। यह निपात होते हैं साथियों। तो देखो, बी ऑप्शन में ही निपात है, सी ऑप्शन में तो, और डी में भी निपात है, लेकिन ऑप्शन ए में कोई निपात नहीं है। तो बच्चे आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, ऑप्शन ए लगा देना। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है बच्चे, लिखा हुआ है, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। अकर्मक रूप का मतलब होता है जिसमें क्रिया के साथ कर्म ना हो। जैसे माँ पुत्र को समझाती है, इसमें तो माँ करता है और पुत्र कर्म है, इसमें तो है। वह बिना बात की ही हंस रही है, यहाँ पर बच्चे, है ना, यहाँ पर हंस रही है क्रिया है, और जो कि कह सकते हो कि अकर्मक क्रिया मानी जाती है। मदारी भालू को नचाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भालू कर्म है, यहाँ पुत्र कर्म था, और यहाँ बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, तो यहाँ पर चित्र कर्म है। इसका मतलब है प्यारे साथियों कि यहाँ जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। तो मुझे लगता है अमूमन प्यारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर ऑप्शन बी ही चुना होगा। तो जिन भी प्रिय विद्यार्थियों ने इसका ऑप्शन बी लगाया है वे सही हो जाएंगे। चौथे प्रश्न का आंसर दीजिएगा बच्चे। चौथा प्रश्न और भी शानदार है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी नहीं है, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी। जैसे समता लिखा है, मित्रता, ममता, सुंदरता। तो देखिए, विशेषण सुंदर से सुंदरता बनी है, तो ये तो है, ठीक है। विशेषण मित्र से मित्रता बनी है, तो ये नहीं है, ठीक है। समता समान, तो समान से बनी है ना। और माँ से शब्द बनता है ममता, तो यहाँ पर ये भी ये केवल एक ही है। यानी यहाँ प्रश्न थोड़ा सा गलत है। प्रश्न ऐसे होना चाहिए था कि इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सुंदरता है ना। तो आंसर ऑप्शन आप डी लगाए। पांचवा प्रश्न देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। पांचवा प्रश्न कह रहा है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। भारवी, भास, श्रीहर्ष और राजशेखर किसके द्वारा रचित है काव्य मीमांसा। बच्चे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। भारवी लिखा है, भास, श्रीहर्ष और राजशेखर। तो मैं आपको बता दूं कि काव्य मीमांसा जो लिखी थी वह लिखी थी बच्चे राजशेखर के द्वारा। यानी ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन आप लोग डी लगाएंगे। छठवां प्रश्न आपके सामने है बच्चे, एक बार देख लीजिएगा। लिखा हुआ है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उक्ति के लेखक कौन है। बताना है आप लोगों को कमेंट करके, बताइए फटाफट से किसने ये कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आपके ऑप्शन है ए मम्मट, बी विश्वनाथ, सी पंडित राज जगन्नाथ, या डी बामन। तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आचार्य विश्वनाथ। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पहले से पता था, तो आप सभी लोग इसका आंसर बी लगा दिए होंगे, है ना। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, देखते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, सातवां प्रश्न आपके सामने है। देखिए जरा कितना शानदार प्रश्न दिया है मैंने। लिखा है, एक तरफ सूची है आपके कवियों की, दूसरी तरफ सूची है उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं की, है ना। आपको सही से मिलान करना है। हम सब जानते हैं कि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी ऋतु संहारम, यानी पहले का ए ही होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं पहले का एक किस किस में है, इसमें नहीं है, इसको हटा दो, इसमें नहीं है, इसको हटा दो। इसका मतलब हमारे जो आंसर होंगे अब वो या तो ए होगा या सी होगा।
इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। भवभूति के द्वारा कौन सी लिखी गई बच्चे? तो भवभूति ने लिखी थी उत्तर रामचरित, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये भी हो जाएगा। दंडी के द्वारा कौन सी लिखी गई थी बच्चे? तो दंडी के द्वारा लिखी गई थी दस कुमार चरित्र। और बाणभट्ट ने लिखी थी कादम्बरी। श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गया था नैषधि चरित्रम, और दंडी के द्वारा लिखा गया था दस कुमार चरित्रम। तो आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पर सी का आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, और ऐसा सी का आंसर 2 वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। तो बच्चे इसका जो आंसर आपको लगाना है वो ऑप्शन ए लगाना। क्लियर है सभी को? तो बच्चे इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रश्न करने हैं। अब अगला प्रश्न बच्चे आपके सामने है, ये भी बड़ा शानदार प्रश्न है। आपके सामने अगला प्रश्न रखने जा रहा हूँ। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? बच्चे बताओ कमेंट करके। नाभादास ने, स्मिथ ने, ग्रियर्सन ने या रहीम ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो मैं बता दूं बच्चे, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि जो कहा है वो कहा है किसके द्वारा? बच्चे बताओ फटाफट से कमेंट करके। स्मिथ लिखा है, ग्रियर्सन लिखा है, रहीम लिखा है, नाभादास लिखा हुआ है। तो कलिकाल का वाल्मीकि कहा नाभादास ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए बच्चे, शैतान की आत्म मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शैतान की आत्म मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत लंबी वस्तु होना, जैसा कि ऑप्शन में आप देख पा रहे हो। इसमें सी जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न बच्चे आपको बताना है, कुली किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन है ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी पुर्तगाली या डी तुर्की। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि कुली शब्द जो है वो तुर्की भाषा का है, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, है ना। चलिए 11वां प्रश्न बताइए बच्चे क्या लिखा हुआ है? 11वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेखों में मिलता है? तो याद रखना, गुजरात के राजा थे जिनका नाम था जयभट्ट। इनके शिलालेखों में बच्चे हम लोगों को क्या मिलता है? ये इनके शिलालेखों में, गुजरात के नरेश राजा जयभट्ट के शिलालेखों में हमें देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग मिला है। तो आंसर ए लगाएंगे। 12वां प्रश्न देखिए बच्चे, लिखा हुआ है अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखना बच्चे, अष्टछाप की जो स्थापना की थी और वो की थी गोकुलनाथ ने, विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने या निम्बकाचार्य ने। तो मैं आपको बता दूं कि अष्टछाप की स्थापना करी थी विट्ठलनाथ के द्वारा, विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना बच्चे। और इसमें विट्ठलनाथ के 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य शामिल थे, और ऐसे अष्टछाप कवियों की स्थापना हुई। अब हम चलते हैं बच्चे हमारे 13वें प्रश्न पर, देखते हैं क्या लिखा है। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि है? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। तो याद रखना, रीतिकाल के 3 ही भेद थे, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तो याद रखना जो भूषण और जो हैं, और ये बच्चे जो है आपके वो रीति सिद्ध के कवि। अगले हम चलते हैं, तो आंसर सी लगाएंगे। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो आप देखेंगे यहाँ पर रा रा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। सभी लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे। 15वां प्रश्न बच्चे आपके सामने है, और 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं शब्दों के में लिखा हुआ है अल्पज्ञ, अकिंचन, अनाशक्ति और या आशक्ति। तो याद रखना अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? अकिंचन बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न बच्चे आपके सामने है, एक बार इसको पढ़िए और इसका जवाब दीजिएगा। तो बचिया का ताऊ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों? तो डरपोक होना, क्रुद्ध होना, महामूर्ख होना और आश्चर्यजनक होना। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, इसका जो आंसर होगा वो होगा महामूर्ख होना। बचिया का ताऊ का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मूर्ख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे। तो 17वां प्रश्न कह रहा है विपिन, कानन, कांतार आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो बच्चे याद रखना, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो जंगल के पर्यायवाची हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें जंगल का पर्यायवाची कौन है। तो हम सब जानते हैं कि कानन माने कान तो होता नहीं है, आभूषण माने जंगल होता नहीं है, अनाज माने जंगल होता नहीं है। इसका मतलब है आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरण्य। अरण्य माने क्या होता है बच्चे? जंगल होता है। इसके अलावा जंगल को हम बच्चे क्या कहते हैं? विपिन, कानन, कांतार भी कहते हैं, अटवी भी कहते हैं, याद रखना उजाड़ भी कहते हैं, जंगल को बियावान भी कहते हैं। ये सारे शब्द जंगल के लिए आते हैं। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम सब लोग, और ये रहा आपका 18वां प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द फूल के पर्यायवाची हैं साथियों? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, अगर आप इनको कर पा रहे हैं तो बच्चे ये जो पोस्ट है आपको पता है 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है। और प्यारे साथियों आपको यह भी पता है कि सिलेक्शन बहुत जरूरी है,
50 लाख से अधिक फॉर्म भरे हुए हैं, जबकि जगह है 60,244। तो कोशिश करना है कि पूरी मेहनत के साथ आप लोग जुड़े, मेहनत के साथ क्लास लें। किस विकल्प में सभी शब्द फूल के पर्यायवाची हैं? तो देखो, पुष्प माने फूल होता है, ठीक है। पल्लव माने फूल नहीं होता, सुमन माने होता है, तो ये तो गलत हो गया। कुसुम, प्रसून और सुमन ये तीनों के तीनों बच्चे फूल के पर्यायवाची हैं, तो आंसर बी लगा देंगे। अगर मैं बात करता हूँ कुसुम, मुकुल और पराग, तो यहाँ पराग नहीं है। सुमन, पराग, बिटप, तो बिटप पेड़ को बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। यानी बच्चे 18वें प्रश्न का आंसर आप लोग बी लगा के आगे बढ़ जाएंगे। 19वें प्रश्न पर पहुंचेंगे। हमें अपने गुरुजनों को मिलने पर डॉट 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 करना चाहिए। बच्चे, गुरुजन हमसे बड़े होते हैं, इसलिए हमें ना तो उनसे नमस्ते, ना नमस्कार, ना प्रार्थना, हमें गुरुजन को क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, है ना। बड़ों को या गुरुजनों को, सम्मानित जनों को हम प्रणाम करना चाहिए। विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा जो बताई जाती है बच्चे, उसमें हम सब जानते हैं कि विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषाओं के रूप में हमें हिंदी देखने को मिलती है। 21वां प्रश्न देखते हैं बच्चे, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वाइवा वॉइस का हिंदी अर्थ क्या होता है? कार्य संपादन, न्याय का निर्णय या मौखिकी। तो याद रखना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है मौखिकी, है ना। क्या होता है बच्चे? इसका अर्थ मौखिकी होता है, तो आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे। क्लियर है बच्चे सभी लोगों को? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे 22वें प्रश्न पर, देखते हैं काम किया गया में वाच्य है, वाच्य है। काम किया गया यहाँ कर्ता नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, आंसर सी लगा देंगे। 23वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। सायोनारा एक जापानी शब्द जिसका अर्थ होता है अलविदा, तो आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे। क्लियर है बच्चे? सायोनारा एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है अलविदा दोस्तों। 24वां प्रश्न देखिए आपके सामने है बच्चे, सरोज का संधि विच्छेद क्या करना है? तो याद रखना, यह है मूलतः सरह से बनता है। सरह माने होता है तालाब और जा माने होता है जन्मा हुआ। तो बच्चे, तालाब से जन्मा हुआ, इसका मतलब सरह धन जा, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी? तो बच्चे विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि कौन सी हो जाएगी? तो बच्चे याद रखना, विसर्ग संधि हो जाएगी, यह भी याद रखना। क्लियर है? विसर्ग संधि हो जाएगी। 25वें प्रश्न पर बढ़े। ये रहा आपका 25वां प्रश्न, देखो इस आंसर क्या होगा। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर जो दुख देता है उसके लिए शब्द आता है कि भैया ये तो छाती पर मूंग दल रहा है। तो बच्चे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या लगाएंगे? इसका बच्चे जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा डी। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे 26वां प्रश्न क्या कह रहा है। किस विकल्प में संज्ञा शब्द नहीं है? तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेला, भीड़, मेला भी है, भीड़ भी, जवान भी है, तीनों ही संज्ञा है, लेकिन आप जो है वो शब्द संज्ञा नहीं है, तो क्या है गुरुजी? यह शब्द जो है वो सर्वनाम है। यह शब्द क्या है? तो सर्वनाम। यह शब्द क्या है बच्चे? तो सर्वनाम है, यह ध्यान रखना। आइए चलते हैं 27वें प्रश्न पर, देखते हैं। देखा है पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? याद रखना, तो मूलतः शब्द जो होता है वो होता है पांडु धन आ, तो इसमें आ प्रत्यय है, ध्यान रखना, है ना। तो आंसर क्या लगाओगे बच्चे? आ प्रत्यय लगाओगे। ऑप्शन ए बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अमूमन मुझे पता है ये बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत रहा होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं 28वां प्रश्न क्या कह रहा है। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहा जाता है, लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि दंपति की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यानी दो दो प्रश्न आपको एक साथ करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दंपति कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दंपति ऐसे लिखना है। 29वां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं बच्चे, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ज्योत्सना कैसे लिखते हैं? तो याद रखना, ज्योत्सना, इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर कोई और आंसर लगाया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? 30वां प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए, लिखा हो कि वनवास में कौन सा समास है? तो याद रखना, वनवास का मतलब होता है वन में वास, और बच्चे इसमें हमेशा तत्पुरुष समास ही आता है, तो आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन ए लगा देंगे। 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। 31वां प्रश्न लिखा है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है। योगरूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बहुब्रीहि समास होता है। बच्चे, योगरूढ़ का मतलब होता है बहुब्रीहि समास, है ना, होता है ना। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण पवित्र है क्या? नहीं है। कुशल है क्या? नहीं है। विनय है क्या? नहीं है। क्या है? बीणा पाणी है, क्योंकि बीणा है जिसके पानी में, अर्थात सरस्वती जी के लिए रूढ़ हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक? हम 32वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं बच्चे 32वां प्रश्न क्या कह रहा है। 32वां प्रश्न कह रहा है, सुलोचना निबंध संकलन आपको बताना है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, या बाल कृष्ण भट्ट का है, या बच्चे आपके
मुझे वेब पर यह जानकारी मिली। या बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र का है या जैनेन्द्र कुमार का है, कमेंट करके बताइए। सुलोचना निबंध बच्चे है ना, कौन सा निबंध लिखा है? सुलोचना निबंध। इनमें से किस कवि का है? तो बच्चे आपको जो इसका आंसर बताना है, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका बच्चे जो आंसर है वो क्या होगा। तो मैं बता दूं बच्चे, सुलोचना जो निबंध है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलते हैं बच्चे, देखते हैं 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? आपके ऑप्शन है ए हिमालय, बी गंगा, सी पवित्रता और डी नदी। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जातिवाचक का मतलब होता है जो कॉमन नाउन हो, है ना। जैसे हिमालय एक ही पर्वत है तो ये कॉमन नहीं है, गंगा एक नदी है ये कॉमन है, हिमालय भी कॉमन है, दोनों कॉमन है। पवित्रता भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ता प्रत्यय लगा है और भाव है, यानी यहाँ पर नदी कॉमन है क्योंकि नदी तो दुनिया में है, बहुत सारी है। पर्टिकुलर अगर किसी नदी का नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक में जाता है, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मैं चलता हूँ 34वें प्रश्न पर। लिखा है बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो बच्चे बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, यानी ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन हम लोग बी लगाएंगे। क्लियर है बच्चे? 35वां प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए, लिखा हो कि भूपेंद्र सर ने कहा कि मनोज का बुढ़ापा आ गया है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा बतानी है। बताओ फटाफट से कमेंट करके कहाँ है? तो बुढ़ापा शब्द जो है वही भाववाचक संज्ञा है, तो आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान है? तो मैं आपको बता दूं बच्चे, संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान है। तो 36वें प्रश्न का आंसर आप लोगों को सी लगाना चाहिए था। अब बात करता हूं मैं 37वें प्रश्न की, देखते हैं 37वें प्रश्न का आंसर किस किस के पास है। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 24 नंबर पर जो वर्ण आएंगे वो महाप्राण होते हैं, यानी 2 और 4। 2 और 4 कहाँ लिखे हैं बच्चे? तो आप देख सकते हो, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें हम, 33 के बाद 38, 37 के बाद 38वां प्रश्न है। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति होती है, ये बात बिल्कुल सही है, कमाई जाती है। भाषा परिवर्तनशील है, ये और भी सही है, दोनों सही है। भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। भाषा अनुकरण द्वारा जीती जाती है, ये भी सही है, लेकिन भाषा बिल्कुल सामाजिक होती है। यहाँ पर सी जो आंसर है वो गलत है। क्लियर है? आइए चलते हैं, सी आंसर लगाने के बाद अब चलते हैं हम लोग हमारे 39वें प्रश्न पर। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कमेंट करके बताइए बच्चे। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा क्या? नहीं होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ध्यान से देखना बच्चे, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे? सी होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 40वां प्रश्न हमें क्या सीख देके जाता है। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सर्वनाम जो है वो मम है। मम माने मेरा और मेरा से ममता, यानी यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं बच्चे हम लोग जो ऑप्शन, अब चलते हैं बच्चे हम लोग जो है वो ऑप्शन 41वें प्रश्न पर देखते हैं। 41वां प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो देखो, दिवाकर तो सूर्य का होता है ना, मार्तंड सूर्य का होता है, शशि चंद्रमा का होता है और निश माने रात्रि होती है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो प्यारे साथियों, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो क्या मिलेगा बच्चे? वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चे हमारे 42वें प्रश्न पर, देखते हैं 42वां प्रश्न क्या कह रहा है। चतुर्भुज में कौन सा समास है बच्चे? तो चतुर्भुज में आपको बताना है द्वंद्व समास है, बहुब्री समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है बच्चे? याद रखना, चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात श्री हरि विष्णु। तो विष्णु का ये क्या है बच्चे? पर्यायवाची है, जो कि अपने आप में बहुब्री समास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए था वो ऑप्शन बी आना चाहिए था। तो 42वें प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे 43वें प्रश्न की ओर और देखते हैं कि 43वां प्रश्न का आंसर कैसे दे पाएंगे। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन? तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्वर संधि की जब बात चल रही है तो यहाँ पर संयोग जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसको हटा दीजिएगा, है ना। यहाँ पर मनः धन हर होता है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये भी हटा दीजिएगा। और नमस्कार भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये तीनों के तीनों गलत हैं। यानी यहाँ पर स्वर संधि की अगर मैं बात करता हूँ तो केवल ऑप्शन डी सही है। पवन में जो संधि है वो अयादि स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है बच्चे? इसमें अयादि स्वर संधि होती है, ध्यान रखना। और अगर आप इसका विग्रह करोगे तो बच्चे शब्द हो जाएगा पोधन अन। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43वें के बाद बच्चे 44वां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। इत्यादि का संधि विच्छेद करना है, तो मूलतः शब्द होता है इति धन आदि।
इति धन आदि से ये शब्द बना है, तो शब्द क्या हो जाएगा, इत्यादि। और ऐसा ही शब्द अगर कहीं देखने को मिल जाए तो बच्चे आपको ऑप्शन डी में मिल जाएगा, है ना। तो 44वें प्रश्न का आंसर आप डी लगाते हुए आगे बढ़ेंगे और 45वें प्रश्न पर पहुंच जाएंगे। विद्यार्थी में कौन सा समास है, ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, विद्यार्थी का मतलब होता है जो विद्या करने ग्रहण करने वाला होता है, यानी विद्या का अर्थ ही हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे इसमें आपको तत्पुरुष समास देखने को मिल जाएगा। अब हमारे पास 46वां प्रश्न है और प्रश्न बड़ा शानदार है। लिखा हुआ है किस शब्द में प्रत्यय ई का प्रयोग नहीं हुआ है। खांसी, धांसी, फांसी और छलनी। खांसी में भी हुआ है, धांसी में भी और फांसी में, लेकिन छलनी में नहीं हुआ है, क्योंकि छलनी में नी प्रत्यय लगता है। तो आंसर इसका क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, है ना। 47वें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं बच्चे, 47वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ना उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ना ना हो। जैसे नपुंसक में ना लगा है, बिल्कुल लगा है। नगण्य में लगा है, बिल्कुल लगा है। नास्तिक में नहीं है, निषेध में लगा है, निषेध में भी नहीं है। नास्तिक में तो है, लेकिन बच्चे निषेध में नहीं है, क्योंकि निषेध में क्या लगा हुआ है ना, निहि धन छेद होता है। तो यहाँ पर बच्चे आंसर आप लोगों को ये मिल जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, तो डी आंसर यहाँ पर हम लगा देंगे। तो 47वें प्रश्न का आंसर डी लगाते हुए हम पहुंचे हमारे 48वें प्रश्न पर। इसका आंसर आप देखेंगे क्या होगा। वृद्धि का विलोमार्थी शब्द आपसे पूछा है, तो वृद्धि का विलोम उल्टा होता है ह्रास, यानी कमी, घटोती। तो आंसर यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, ह्रास मिल जाएगा, यानी ऑप्शन क्या लगाएंगे बच्चे, सी लगाएंगे। क्लियर है सभी लोगों को, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वृद्धि का क्या होता है, ह्रास होता है। जवानी का बुढ़ापा होता है। वरिष्ठता का क्या होता है, कनिष्ठता होता है ना। बुद्धि का क्या होता है बच्चे, अबुद्धि या कुबुद्धि होता है ना, या दुर्बुद्धि। अब देखें, जिसे देखो वही खुश है वाक्य में जिसे और वही कौन से सर्वनाम है बच्चे, तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। 50वां प्रश्न आपके सामने आ गया है और वह है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चे पहले से ही आंसर एक बार दे रखा है, मैं एक बार पुनः लगा देता हूँ कि 11 होती है। अब हम चलते हैं हमारे 51वें प्रश्न पर। 51वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, जिसमें बुढ़ापा ना आए या जिसे बुढ़ापा ना आए के लिए शब्द आता है अजर। अजर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो, याद रखना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो कभी मरे ना वो अमर है, लेकिन जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहते हैं। तो 51वें प्रश्न का आंसर आप लोग सभी ए लगाएंगे। अब हम पहुंचते हैं हमारे 52वें प्रश्न पर। लिखा हुआ है जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, कहावत का सही अर्थ क्या है। पानी में गोता लगाना, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। पानी में डूबना या मेहनत नहीं करना। नहीं बच्चे, परिश्रम जरूर मिलता है, हम जितना खोजते हैं उतनी सफलता पाते हैं। इसीलिए कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट। द्विज शब्द का अर्थ बताना है। ब्राह्मण भी होता है, दांत भी और पक्षी भी, ये सभी बच्चे द्विज के अर्थ होते हैं, यानी आंसर डी लगाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे 54वें प्रश्न पर। लिखा हुआ है दिन का पर्यायवाची बताना है आपको, कौन सा नहीं है। तो दिवस बोलते हैं, है ना, बार बोलते हैं, वासर बोलते हैं, लेकिन दीन माने होता है गरीब या दुखी। तो बच्चे आंसर बी लगा देंगे, है ना। 54वें के बाद बच्चे हम लोग चलते हैं हमारे 55वें प्रश्न पर। लिखा है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अश्व माने घोड़ा होता है, घोटक माने घोड़ा होता है और हाय माने भी घोड़ा होता है, लेकिन कटक माने घोड़ा नहीं होता। तो कटक माने क्या होता है गुरुजी, कटक माने होती है सेना। ठीक है, तो आंसर आप लोग ऑप्शन डी लगाएंगे। अब हम पहुंचे बच्चे हमारे प्रश्न नंबर 56 पर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों है। हार तो स्त्रीलिंग होता है। धार, धार रखी, ये भी धार लगी, धार रखी, अच्छी धार रखी, तो यह भी स्त्रीलिंग है। वार किया, ठीक है, लेकिन तार शब्द ऐसा है जो बच्चे क्या है, दोनों में आता है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान आता है। जैसे मान के चलो तार टूट गया या तार टूट गई, तार छोटी पड़ गई या तार छोटा पड़ गया, यानी ऑप्शन डी आंसर बच्चे कैसा है, दोनों में प्रयोग किया जाता है। वायर। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे बच्चे, तो मैं बता दूं कि बाबू तोताराम जी जो हैं वो भाषा संवर्धनी सभा के क्या थे, संस्थापक माने जाते हैं, यानी ऑप्शन डी लगा देना। अगला प्रश्न लिखा है बच्चे, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयत्न ज्यादा पर लाभ थोड़ा नहीं, कपटपूर्ण व्यवहार नहीं बच्चे, संगति का प्रभाव जो है वो अवश्य ही पड़ता है, आंसर ए लगा देना। अब हम साथियों चलते हैं हमारे 59वें प्रश्न की ओर। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखना निरर्थक शब्द जो बनता है वो बनता है निह धन अर्थक से बनता है। ठीक है, विसर्ग संधि होती है, तो यहाँ पर निह धन अर्थक से रा और आ लग जाएगा। इसका मतलब निरर्थक शब्द जो है वो बनेगा ऑप्शन सी से, ऑप्शन सी से बनेगा। निह धन अर्थक शब्द होता है, तो यहाँ से आप आंसर बना देंगे ऑप्शन सी। 60वां प्रश्न साथियों हमारे बीच में है। लिखा हुआ है निम्न में से कौन रूढ़ शब्द नहीं है।
60 प्रश्न हो गए बच्चे हमारे, है ना। तो आज के लिए हमें लगता है कि 60 प्रश्न है। निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है? स्त्री, पत्थर, देवता, महर्षि रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द नहीं है। पत्थर रूढ़ शब्द होता है ना। देव नहीं है। महर्षि, महाधन, ऋषि लिखा है। स्त्री, तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवता ना। ये रूढ़ शब्द नहीं है। बाकी के पत्थर रूढ़ हो जाएगा, स्त्री रूढ़ हो जाएगा और महर्षि भी रूढ़ हो जाएगा। महर्षि भी नहीं है। देवता और महर्षि बच्चे, इसमें दो शब्द ऐसे हैं, ये दोनों शब्द आएंगे इसमें, सी और डी, ये रूढ़ नहीं है। याद रखना, ना तो सी और ना ही डी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हुआ है, इसमें सी और डी दोनों ही रूढ़ नहीं है, ध्यान रखना, है ना। तो बच्चे, और ये रहा आपका 61वां प्रश्न। पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चे? तो पिशुन का मतलब क्या होता है? पिशाच, चुगलखोर, पीसना या बेईमानी। तो याद रखना, पिशुन का मतलब होता है बच्चे, इसमें से पिशुन का अर्थ क्या लगाएंगे? वैसे तो पिशुन का अर्थ होता है कौवा, लेकिन चुगलखोर को भी पिशुन बोलते हैं। याद रखना बच्चे, चुगलखोर जो होते हैं ना, उनको भी पिशुन बोला जाता है। तो यहाँ आप पिशुन का अर्थ क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर आप पिशुन का अर्थ जो है वो पिशाच तो नहीं होगा, है ना। पिशाच तो नहीं होगा, और तो कोई कंडीशन बनी नहीं है। तो पिशुन के लिए वैसे तो कौवा के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहो तो एक तरह से इसका जो आंसर है वो चुगलखोर लगा सकते हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 62वां प्रश्न। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता, उनको हमेशा याद रखना देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। अनुकरणात्मक शब्द किसे कहते हैं? यानी जो हमने सुनकर बोल ली गए, बना लिए शब्दों को, जो हमारे कानों में ध्वनि पड़ी और हमने शब्द बनाए, उनको हम अनुकरणात्मक शब्द की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चे 63वें प्रश्न की। लिखा हुआ है कि रश्मि रथी के रचनाकार कौन थे? तो रश्मि रथी के रचनाकार जो थे, उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर, यानी आंसर लगाना सी। अब हम बात करते हैं बच्चे 64वें प्रश्न की। लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कितने हैं या कौन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की जो संख्या है वो 2 है, और वे हैं अंग और है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों 65वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं 65वां प्रश्न आप लोग कैसे कर पाओगे। नायक में प्रयुक्त संधि बताना है आप लोगों को। नायक में संधि कौन सी होगी? ऑप्शन दिए हैं, दीर्घ संधि होगी या गुणस्वर संधि, वृद्धि संधि या अयादी संधि होगी। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि इसमें नायक में जो है वो अयादी संधि होती है। ने धन अक होता है तो नायक बन जाता है, यानी ने धन अक, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? नायक बनता है। तो आंसर डी लगा देगा। क्लियर है सभी लोगों को? कहते हैं ना कि परिंदों को मिल ही जाएगी मंजिल, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में, जिनकी हुनर बोलते हैं। तो बच्चे, आप लोगों का हुनर बोलना चाहिए, आप लोगों का सिलेक्शन बोलना चाहिए। मैं चलता हूँ अपने 66वें प्रश्न पर, देखते हैं। और ये बच्चे 65 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 65 प्रश्न ही कराने थे आज। तो बच्चे, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो अपने स्टार देना ना भूलें, ठीक है। अपने स्टार देना ना भूलें। थैंक यू बच्चों। तो यही स्टार है जो आपकी वर्दी पर लगेंगे, है ना। तो चलिए, ये थी आपकी सिलेक्शन वाली क्लास, इसका रिवीजन करिएगा, और मैं फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम साथियों।